नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। हम लोग कोऑपरेटिव बैंक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं और उसकी ये 9 नंबर की क्लास है। तो इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ वही करेंगे और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और वहाँ टाइम कम रहता है इसलिए शॉर्टकट में बताऊँगा। तो शॉर्टकट और रेगुलर विधि दोनों जो आपको समझ में आए, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एबीसी एक व्यापार में अपनी पूंजी 3:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा कर लेता है। सी आधा करता है अपनी पूंजी का, यानी 3.5 रुपया कर लेगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,47,000 है तो लाभ, तो पहली बात तो 7 का आधा 3.5 होगा, तो इसे हम लोग पहले 2 से गुणा कर ले रहे हैं टोटल का, क्योंकि दशमलव से बचना है। तो टोटल में जितना अनुपात है इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी और सी का जो अनुपात हो जाएगा वो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब जब 14 हो गया, ये 1 मिनट, इनका रेशियो बना ले रहे हैं कि जो है ए और बी तो टोटल में साल भर काम करेंगे वर्ष के अंत में, लेकिन सी आधा करता है ना, तो जो 6 है 6 वो 12 पूरा 12 महीने करेगा। तो जब ये पूरा 12 महीने कर रहा है तो इसमें 12 से गुणा हो जाएगा। ये भी 12 मंथ कर रहा है और ये पहले करता है 6 मंथ, पहले 6 मंथ 14 रुपये के साथ करेगा, उसके बाद अपनी आधा करता है। तो 7 जो है 7 रुपया लेकर ये 6 मंथ और करेगा। ये दोनों तो 12-12 किए हैं, लेकिन ये 6 महीने किया है 14 रुपये लेके और फिर 6 महीने अपनी पूंजी आधा कर दिया तो 7 रुपये लेकर चलेगा, 14 का आधा। अब इन लोगों का रेशियो बना ले रहे हैं, तो इनका रेशियो हो गया 12 छक 72 हो गया, इसका हो गया 120 और इसका हो गया 14 छक 84 और 7 छक 42, तो 4 2 6 हो गया और 8 4 12, इनका रेशियो बन गया 126। अब जब इनका रेशियो 126 बन गया तो इन्हें तोड़ लेंगे, किससे काटें इसे, 12 से काट ले रहे हैं, 12 छक 6 से काटें, 12 छक 72, 6 से 6 दूना 12, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा ना, तो हाँ 6 से 12 छक 72, 20 छक्का 120, नहीं तो 20 होगा ये, सॉरी यार, इसे काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 6 दूना 12 यानी 21, ये इनका रेशियो बन गया, 12 20 21 का रेशियो बन गया। उसके बाद उसने पूछा है तो लाभ में से ए सी और ए के हिस्सों का अंतर, सी और ए का अंतर पूछा गया है, तो सी और ए का अंतर कितना होगा, 12 8 20 9 का अंतर है ना, सी 21 है और ये 12 है, तो इनमें 9 का अंतर है, 9 का अंतर दिया है और टोटल वर्ष के अंत में टोटल लाभ 47,000 इतना था, यानी इन टोटल जो टोटल का मान रहेगा 12 20 24, इसका हम टोटल का तो मान इसने दे रखा है, लेकिन हमको सिर्फ अंतर पूछा है सी और ए का, तो हम 9 यूनिट का सेट निकाल लें ना, टोटल हम लोग 9 यूनिट का निकाल ले रहे हैं, ज़्यादा भटकने की क्या ज़रूरत है। तो इसने कितना दे रखा है, इसने दे रखा है यूनिट का निकालना पड़ेगा, 12 20 और 24 जोड़ के फिर हम लोग इसके बराबर करेंगे, उसके बाद 1 यूनिट का निकलेगा, लेकिन हम लोगों को 9 मिल गया ना, 9 एक खास संख्या है, इससे हर कोई संख्या नहीं कटता है, तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे ना, इसका जो डिजिटल सम आएगा, इसका काटने का तरीका डिजिटल सम होता है, टोटल संख्या जोड़ने पे अगर 9 से कट रही है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, अगर उसका सम उसका जोड़ हो रहा है, तो देख ले रहे हैं 4 2 6, ये नहीं कटेगा, 8 1 9 9 1809 से कट रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 5 1 6 ये भी नहीं है, 2 1 3 ये भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है 1800। डिजिटल सम 9 से विभाजित संख्या का फार्मूला आपको मालूम होगा, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, जैसे हम लोग 27 दिया है ना, तो अब हम लोग या तो भाग देंगे, 9 3 27 हो गया, नहीं तो हम एक तरीके से और पता करते हैं, 7 और 2 9 हुआ और ये 9
9 से विभाज्य यानी 27 भी इससे विभाज्य। ऐसे कोई भी दो संख्या आप लेंगे जो जोड़ने पे 9 आए, उन दोनों डिजिट, वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे अगर किसी को नहीं पता है तो भाई 6 + 3 इसका मान 9, और वैसे कितना है 63, 63 भी 9 से कट रहा है और उसका सम भी 9 से कट रहा है। बस यही था। ऑप्शन से हम लोग देख के थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ भी चलेंगे ताकि एग्जाम हॉल में टाइम की बचत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कोऑपरेटिव बैंक 2024 के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 16 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इस ब्याज पे ये दिया गया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो संयोजित रूप क्या होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब ये कहना चाहता है कि 2,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो पहली बात, जब अर्धवार्षिक है तो इसे 2 से कट कर लेंगे यानी 8%, इसका रेट 8% होगा। और एक वर्ष दिया है ना, तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो यहाँ जो समय हो जाएगा टी हो जाएगा 2, और आर कितना होगा 8%। और इसने पूछा है कि 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये है तो हम लोग 2 वर्ष का सीधा वो कितना परसेंट होगा ब्याज वो निकाल ले रहे हैं। तो उसका फार्मूला आपको मालूम है, प्रभावी दर का जो फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, वो आप लोगों को पता होगा। एक है ए प्लस बी और प्लस ए गुणे बी अपान 100। ये फार्मूला सबको मालूम होगा। इस पे रखे हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं पूरा। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, 8 का निकाल ले रहे हैं। 8 प्लस 8 गुणे 8 अपान 100 कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 ये हो गया 64, 8 गुणे 8 64 बट्टा 100, तो ये हो जाएगा 0.64। तो 0.64 ये जुड़ के हो जाएगा 16.64। अब 16.64 ये टोटल परसेंट आ गया ब्याज। उसे टोटल 20,000 रुपये पे ब्याज इतना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20,000 का 16.6% निकाल लेंगे, उसका ब्याज निकल आएगा। तो चलिए करते हैं। तो 20,000 गुणे 16.64 अपान 100% निकालने के लिए, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसे कट कर ले रहे हैं। कट करने पे ये यहाँ से या 2 जीरो काट लें या बढ़ा लें, बात एक ही हो गया, काट ही ले रहे हैं। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 64 120 यानी हो जाएगा 3,328। ये 2 शून्य कटने के लिए 2 शून्य उसे काट देगा, तो ये उसको जो ब्याज मिलेगा 3,228 रुपये। किसी ऑप्शन में 3,328 रुपये, 3,328 रुपये उसे टोटल ब्याज मिल गए हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लेंदी नहीं खींचेंगे, बस इसे 8% बना के संयुक्त ब्याज के फार्मूला ये लगा देंगे। उसके बाद 2 वर्ष का है तो 2 साल का निकाल लेंगे ब्याज, 2 वर्ष का ही पूछा है तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। से आ गया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 यानी 1,000 ग्राम के स्थान पर वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 900 ग्राम दे रहा है, वो देना कितना था 1,000, कितने का उसे लाभ हो रहा है 100 ग्राम, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। लेकिन उसका लाभ किस पे हो रहा है, इन 900 पे हो रहा है ना, तो बस यही फार्मूला हो जाएगा। 100 का जो लाभ हो रहा है कितने पे, 900 पे, परसेंटेज बनाने के लिए उसे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे काट लेंगे, अभी 2 जीरो तो 9 में जब 100 का भाग देंगे 9 एकम 9, फिर हो गया 10, 9 एकम 9 पॉइंट
1.11% बस, लगभग 11% आप मानिए, यहाँ पॉइंट है, तो 1.11% कहाँ आएगा, ये 100 में 9 का भाग देंगे तो 1.1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल ऐसे क्वेश्चन में आपको जो रियल वो रहता है, कितना देना था, रियल अमाउंट है वो, रियल वैल्यू उसने इतना दिया है और कितने का लाभ हुआ, 100 का, बस परसेंट में बदल लें और आज के आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि जो समय उसको यहाँ से यहाँ लगा, यानी 10 सेकंड, 10 सेकंड ही तो एक्स्ट्रा लगा। अरे प्लेटफॉर्म को ट्रेन से पार करने में इतना लगता है और बिजली के खंभे को, यानी कोई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं रहेगी, तो 10 सेकंड में जो वो दूरी पार करेगा वही उसका समय हो जाएगा, वही तो उसका समय रहेगा। तो यहाँ से पहले हम लोग चाल निकाल लेंगे, कि तब यहाँ से पहले दूरी देख लें, दूरी कितना है, 200 मीटर। तो यहाँ से जो चाल निकल आएगा, जो चाल निकलेगा वो 200/10, यानी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यही से अतिरिक्त, मतलब वो उसकी चाल होगी तभी तो उस चाल से निकालेगा, यही इसकी दूरी बढ़ रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, ये है कि ये किसी कार्य को 15 दिन में भी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 4 दिन तक करते हैं, इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य भी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से रेशियो बना ले रहे हैं ए और बी का, ए 15 दिन और बी 20, तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 मान ले रहे हैं, 60 ही होगा, तो इसे 4 और ये 3, यानी एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम करता है। तो यानी टोटल वो लोग अगर मिलकर करते हैं तो एक दिन में 7 काम करेंगे, ए प्लस बी, एक दिन का जो काम होगा 7 काम हो गया। उसके बाद 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिन तक करें तो 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 7 चौक 28, यानी टोटल 60 काम था, 28 काम इन्होंने अलग अलग किया, बचा कितना, 2 और बचा 5, 32 काम अभी बचा हुआ है। इसके बाद एक छोड़ के चला जाता है, ये जब छोड़ के चला जाता है तो वो पूछा है शेष कार्य भी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो भी यहाँ 3 काम करता है और 32 दिन में पूरा करना है उसे, 32 काम पूरा करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 32/3, इसका आंसर हो जाएगा 3, 11 3 33, 1, शायद 11 दिन आएगा, इजेक्ट 11 दिन ही आएगा। अब ये ऑप्शन में ही नहीं है, 11 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट कुछ के आसपास रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसे 11 ही दिन मानिए। ऑप्शन ही सही होगा, 11 दिन, 11 दिन ही इजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, औसत से ये क्वेश्चन है, एवरेज से। इसमें पूछा गया है एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत जो है 15 वर्ष है। उसके बाद एक यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु याद कीजिए, तो उसमें शिक्षक की आयु 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 24 छात्र से 15 वर्ष था औसत आयु, और इन लोगों के बीच डिफरेंस हुई एज का पूछा, तो फिर टीचर आए तो वो 25 हो गए और 1 वर्ष बढ़ा, यानी 16, सेम आंसर आएगा। तो सीधे ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, 24 में 15 से गुणा कर देंगे, तो 24 में 15 से गुणा करने पर कितना आया, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा ऐसे। और या तो आप कॉमन ऐसा सोच लीजिए कि जब 24 छात्र थे, 24 छात्र थे तो वो जब आया तो सबका 1 1 वर्ष बढ़ गया,
यानी 15 वर्ष तो वो लाया होगा ना, 15 वर्ष लाया प्लस खुद आया 25, 25वां इंसान खुद आया, और इन 25 में भी वो सबके साथ एक-एक मतलब एक-एक वो ऐड किया, सबका 1 साल बढ़ा दिया, एवरेज उसने 1 साल बढ़ा दिया, तो टोटल जो हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। और खुद का 15 वर्ष तो वो 1 लाया और खुद का 1-1 बढ़ाया, तो 25 बढ़ेगा, तो 15-25 हो जाएगा 40। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर ये गुणा कर लीजिए, ऐसे करके निकाल लीजिए, दोनों तरीके से समझ में आएगा। कॉमन बस आप लोग सोच लीजिए कि पुराना जो औसत था वो 15 था, उसके बाद जब नए लोग आ गए, नए जब शिक्षक जुड़ा तो कितना हो गया, 24 प्लस 1, 25 हो गए। तो जो 25 हुए सब में उसने एक-एक वृद्धि किया ना, सब में उसने एक-एक वृद्धि किया, यानी टोटल 25 में उसने एक-एक वृद्धि किया। तो पुराना तो उसका 15 रहा ही होगा, अगर वो रहता तो, नहीं था तो उसके साथ वो 25 ये अपना ऐड करके लाया, टोटल हो जाएगा 40 साल। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे भी निकालिए या उससे, जिससे आपका मन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है वर्क ऑन टाइम का, तो इसे भी कर ले रहे हैं। एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में, बी उसे 15 आवर में, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब कितने घंटे में, ये 1 घंटा का इसका वर्क जो होगा, मतलब 5 12 पंचे 60 यानी 5, और इसका कितना होगा 4 लीटर ये भरेगा, अगर ये लीटर मान ले रहे हैं, 60 लीटर पानी भरता है, तो ये 1 घंटे में 5, तो दोनों मिलकर जो 1 घंटे में करेंगे, बस 60/5 = 9 हो जाएगा, यानी 9 छक 54, 9 छक 54, 6 पॉइंट, तो इसको 7 मान लो, हाँ 7 मान लो, फिर अप्रॉक्स में हम लोग चेक कर लेंगे, अभी 7 मान लो। उसके बाद ये पूछा है कि रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, यानी रिसाव के साथ, यानी ए प्लस बी माइनस सी अगर इसे मान ले रहे हैं, जो रिसाव करता है ए बी, और जो रिसाव हुआ है टंकी में रिसाव से सी मान ले रहे हैं, तो ये कितना टाइम लग रहा है, 7 और माइनस 2, 7 प्लस 2, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो ये 9 घंटे लग रहे हैं, यानी जब अगर टंकी में ना छेद होता तो ये 7 घंटे में हो जाता, और छेद हो गया तो 9 घंटे में लग रहा है। तो ये पूछ रहा है कि तो इसे भरने में यदि टंकी पूरी भरी हो तो अकेला रिसाव वाला इसे कितने घंटे में खाली कर देगा। तो डिफरेंस निकालने, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली बात तो ये देख लीजिए, डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 7 गुणे 9 कर लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 2 आ गया, तो कितना हो गया, 9 सत्ते 63/2, यानी कि कितना आ गया, 3 दूना 60, यानी 31.5, 31.5 घंटे में ये खाली कर देता पूरी टंकी, 2 घंटे के हिसाब से, तो 31.5 है, कहीं ऑप्शन सबसे नियरेस्ट है, 30 घंटे है, इसका राइट आंसर हो गया 30 घंटे सबसे। ये 7 रहेगा, और ये मतलब अकेले जब करता है भी, और जब रिसाव हो जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के हम टोटल निकाल लेंगे कि कितने घंटे सिर्फ रिसाव अगर हो तो भरी टंकी खाली हो जाएगी, ये 30 आ जाएगा। 31.5 आया, हम लोगों ने यहाँ अप्रॉक्स वाला पॉइंट नहीं जोड़ा था, तो उस हिसाब से सबसे पास ये है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर ले रहे हैं, मिश्रण अनुपात से बनता है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे, यानी 2 और 3 कितना हुआ, 3 बराबर 60 दे रखा है, तो 1 का मान कितना होगा, 20, यानी फिर दूध कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 दूध हो जाएगा, और 20 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। अब ये पूछ रहा है कि इस अनुपात को 1:2 के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना पड़ेगा।
तो हम लोग दूध ऐसे लिख लेंगे और पानी, वैसे x मान के भी कर सकते थे, लेकिन 40 कितना क्या मिलाना पड़ेगा अब आप उसमें जोड़ देंगे, कितना अतिरिक्त पानी, इसे x कर लो और फिर अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2, 1:2 कर लो। अब यहाँ से इसे काट लो, होगा 10, यानी 10x का मान कितना आ गया, 10x का मान जो आप लोगों के हिसाब से आ गया, कट गया 10x, 10x प्लस x, 10x यानी 11x का जो मान आ गया वो आ जाएगा 40। तो x बराबर 40/11। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, कहाँ चूक हो गई यार, ये क्वेश्चन है, कहाँ चूक हो गई। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी दूध जो हुआ और पानी का जो अनुपात दे रखा है, दूध हो गया 40 तो पानी हो जाएगा 20। उसके बाद इस अनुपात को 1:2 करने के लिए, इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना अतिरिक्त लीटर पानी मिलाया जाए, यानी अगर पानी 1 लीटर मिला दिया गया तभी तो 1:2 हो जाएगा, तभी तो 2 होगा। अब यार 20 प्लस x का जो मान दे रखा है वो 80 दे रखा है। हाँ तो x बराबर 60, सॉरी इतनी गलती हो गई थी, 60 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था 60 लीटर, ये तो मैं सोच रहा था कहीं सिली मिस्टेक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं लेकर आया हूँ, इस टाइप का भी पूछ लेता है, अक्सर आता है। इसमें कथन रहता है और कथन के हिसाब से जांच करना रहता है कि क्या पर्याप्त डाटा है कि नहीं। एक आयत का परिमाप 56 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर जो है 4। अगर x है लंबाई तो चौड़ाई जो होगी x-4 होगी, और आयत का परिमाप जो दे रखा है, परिमाप का फार्मूला था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस x-4 का जो मान इसने 56 दे रखा है, तो इसे 2x प्लस 2x-8 का मान कितना दे रखा है 56, यानी 4x हो जाएगा, और इसमें से जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 48, और तो x का मान आ जाएगा 12। तो क्षेत्रफल फिर निकल जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा एक का मान, एक का मान 8, तो उसे हम निकाल लेंगे 12 गुणे 8 और 8 96 निकल आएगा। तो पर्याप्त है, बिना दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी तो उत्तर देने के लिए ए और दोनों उत्तर मतलब कथन की जरूरत है। कथन ए और कथन दोनों मिलकर उत्तर देने की आवश्यकता है, बिना इसके आप नहीं निकाल सकते थे और इसके भी बिना नहीं निकाल सकते, इसलिए दोनों की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन आ गया कथन निष्कर्ष का, ये करते हैं। इसमें कहा गया है कि केवल कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन ओनली या फ्यू कहा गया है, तो ऐसे बना ले रहे हैं। ये हो जाएगा पेन और ये हो जाएगा पेंसिल। इसे हम लोग पेंसिल मान ले रहे हैं। अरे यार फिर से लिखते हैं इधर, ये हो जाएगा पेन, हो जाएगा ये पेन हो गया, ये हो गया पेंसिल, ये पेंसिल हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो सभी पेंसिल इरेजर हैं, कोई पाबंद नहीं है, ऐसे खींच दो। अब ये इरेजर हो गए, इरेजर हो गए। उसके बाद कह रहा है कुछ इरेजर स्केल हैं। अब जब कुछ इरेजर स्केल हैं तो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं इरेजर के लिए, आप देख, क्योंकि यहाँ पाबंद नहीं किया गया, ऐसे डाट डाट करके बना ले रहे हैं। एक तो ये बन जाएगा स्केल के लिए, और एक यहाँ भी तो बना सकते हैं ऐसे करके, तीनों में मर्ज करके। सिर्फ ये दो कंडीशन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। एक तो अकेले ये इरेजर के साथ बन सकता है, तो तीनों को लेके बन सकता है।
यही तो पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लें। निष्कर्ष देख लें, कुछ पेन निश्चित रूप से पेंसिल नहीं है। तो कुछ पेन, ये जो पेन है और पेंसिल ये अंदर है, ये वाला पेंसिल नहीं है, मतलब कंप्लीटली इसमें समाया नहीं, ये कहना चाह रहा है। यानी कुछ छूटा है, हाँ तो कुछ छूटा है क्योंकि वहाँ ओनली अ फ्यू लिख रखा है इसने, तो ये तो निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है सभी स्केल कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। सभी स्केल कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। सभी स्केल जो है, ये सभी स्केल कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। यानी सभी स्केल जो है ये कभी भी पेंसिल नहीं हो सकता। यानी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती थी ना कि हम लोग इस स्केल को ऐसे बना देते यहाँ, कुछ इरेजर पेंसिल है, ये देखो कुछ इरेजर पेंसिल है। अच्छा, मतलब कुछ कहा गया था, हाँ तो यही पॉसिबिलिटी बनता, ये ना बनता, यही पॉसिबिलिटी था, तो एक हिसाब से नहीं हो सकते, ये भी सही है। यानी कथन एक कथन दो दोनों सही हो जाएगा इस हिसाब से। दोनों निष्कर्ष सही बन रहे हैं, कथन ए और कथन दो दोनों निष्कर्ष सही करता है। सभी स्केल कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। सभी जो स्केल है कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। पेंसिल सबसे लास्ट वाला है ना। नहीं, पेंसिल यहाँ है यार, वही तो मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ जा रहा है। आप लोग देखिए, पेंसिल यहाँ है, ये है पेंसिल, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है अंदर वाला पेंसिल है भाई, तो यहाँ से निकल जाएगा सभी स्केल कभी भी पेंसिल नहीं हो सकते। हाँ तो सभी स्केल कभी पेंसिल नहीं हो सकते, सभी स्केल कभी पेंसिल नहीं हो सकते हैं। देखो, इसमें कभी पॉजिटिव ही नहीं है कि ये इसमें चले जाए, तो इसलिए ये भी सही निष्कर्ष है और दोनों अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है ऐसे असमानता समानता वाला। तो पहला देखिए, P बड़ा है S से और R छोटा है या तो बराबर है Q के। तो इसे देख ले रहे हैं कि पहला जो है P से शुरू करते हैं, P और S के बीच। तो बड़ा बराबर बड़ा, यानी हर हाल में ये P और S वाला तो मामला बड़ा हो गया, यानी ये अगर इससे देखते हैं तो ये सही हो जा रहा है। उसके बाद Q और R का हम लोग मैच कर रहे हैं। Q बराबर है R के, तो या तो बड़ा या तो बराबर वाला जो होता है वो बराबर करता है, मतलब Q और R बराबर है। Q और R या तो छोटा है या तो बराबर, देखो यहाँ बराबर, तो यहाँ बराबर का भी मान पूरा कर रहा है। अरे P बड़ा है S से, इसके हिसाब से, और Q या तो बराबर है R से या तो छोटा है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देख ले रहे हैं, दूसरा देखेंगे हम लोग कि P जो है वो S के साथ मैच कराते हैं। तो यहाँ जो है P हमेशा बड़ा रहेगा S से, P हमेशा बड़ा रहेगा S से। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, P छोटा है, देखो यहाँ छोटा का चिन्ह बन गया S से, तो ये तो गलत हो गया। P और S का देख ले रहे हैं, ये छोटा हो जा रहा है P, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद तीसरा देख ले रहे हैं, वैसे पहला ऑप्शन सही आ गया, चेक कर ले रहे हैं हम एक बार रैंडमली। P हमेशा बड़ा है S से, ये सही है। Q जो है या तो बड़ा है या तो बराबर, या तो बड़ा है या बराबर। यार ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। P देखो बड़ा है S से, या तो इन लोगों को Q और R को इक्वल दिखा दिया गया है, Q और R को, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी A और C दोनों ऑप्शन सही होंगे। चौथा को देख ले रहे हैं ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है
पी पी बड़ा या तो बराबर नहीं, बड़ा का सिर्फ रहेगा, बराबर का नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं, लेकिन ए और सी दोनों सही है। ए और सी इसका दोनों सही होगा राइट आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका ए और सी दोनों सही हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और हमारे हिसाब से ए और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ए और सी दोनों सही है, ऐसे ही जब जो लीगल है वो बात लीगल है भाई, आप लोग अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। बाकी मैं जो मान रहा हूँ वो ए और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, इसे चले करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि एग्जाम को एफ वाई बी एन के रूप में कोडित किया जाता है और उसी भाषा में बैंक को क्या लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्स ए एम। एग्जाम को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, वाई लिखते हैं, एफ वाई लिखते हैं, बी लिख देते हैं इसे, और एन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, देखो एफ से ई बन गया, प्लस एक हुआ है, एक्स से वाई प्लस एक हुआ है, ए से बी प्लस एक हुआ है, एम से एन प्लस एक हुआ है। तो ऐसे ही से बना लेंगे। बी का कितना होगा, सी हो जाएगा। ए का कितना, प्लस आगे जाएंगे एक का, तो ए का कितना होगा, बी, यानी सी और बी हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि एन एन, फिर उसके बाद एन ओ प्लस वन हुआ, सी बी ओ किसी ऑप्शन में सी बी ओ, यही सही है। उसके बाद के बाद एल हो जाएगा एक होके, तो के बी ओ एल इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वो सॉल्व किए हैं, रीजनिंग के और मैथ के थे। उसके बाद अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो फ्री में सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग चैनल, और फ्री में पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग ले लेंगे, और इस नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिए, तो डायरेक्ट मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा क्वेश्चन का साथ। वैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं के थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं साफ साफ, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे ट्रिकी थे कुछ क्वेश्चन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।